करते हैं लिसनिंग। सो आपको जैसे कि बताया गया था कि रीडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियल 15 to 20 डेज के अंदर आपने रीडिंग A B C को कवर करना होता है। और रीडिंग A B C जब आप कर रहे होते हैं तो आपको मैंने कहा था कि एटलीस्ट 2 आवर्स अपनी स्टडी के लिए निकाला करें फॉर OET, ताकि आप एक तो टाइम के साथ ट्यून अप हो सकें और अपनी जो कंसिस्टेंसी है रीडिंग की उसको बरकरार रख सकें। अब जैसे ही आप लिसनिंग मॉड्यूल पे मूव हो रहे हैं तो अब आपने 3 आवर्स निकाले अपनी स्टडी के लिए, जिसमें 1 घंटा आपका वो हुआ करेगा जिसमें आप रीडिंग और लिसनिंग किया करेंगी, जो मैंडेटरी है, जो लगातार आपका लास्ट डे तक चलता रहेगा। फिर आपने 1 घंटा रीडिंग के लिए निकालना है, जो आप न्यू पेपर रीडिंग का करती हैं या अपने ही पेपर रीडिंग का PTA करती हैं, उसके लिए 1 घंटा आपने डेली निकालना करना है। और फिर आप 1 घंटा आपका लिसनिंग का स्टार्ट हो जाएगा कि 1 घंटे में आपने लिसनिंग ए की जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी, B की बताई जाएंगी, C की बताई जाएंगी, आपने उनको अडॉप्ट करना है। ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर प्रेजेंटेशन। लिसनिंग ए के अंदर जैसा कि आपको पता है लिसनिंग पेपर टोटल, आज पहले मैं आपको बता दूं कि लिसनिंग टोटल जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में होता है, A B C जैसे पहले बताया। टोटल मार्क्स 42 होते हैं। ठीक है। लिसनिंग ए पार्ट के 24 मार्क्स होते हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं। ठीक है। B पार्ट की जो होता है वो 6 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, 3 ऑप्शन में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। और C के 12 होते हैं। ठीक है। मल्टीपल चॉइस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं और आपने एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने लिसनिंग पार्ट ए के ऊपर और उसकी फॉर्मेट के ऊपर और उसकी स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसा होता है, और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। एक्सट्रैक्ट वन विल कंटेन, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे। एक्सट्रैक्ट मीन के दो जो आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले पैराग्राफ होंगे। आपने ऑडियो चलेगी, उस ऑडियो में से क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को पिक करना है। एक ऑडियो चलेगी, 12 क्वेश्चंस होंगे, वो खत्म हो जाएगी, फिर नए टॉपिक पे एक ऑडियो होगी। ठीक है। उस टॉपिक पे जो ऑडियो होगी उसके भी 12 क्वेश्चंस होंगे और आपने उन 12 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। आपने कोशिश करनी है, यू नीड टू राइट डाउन द एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज दैट यू हियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है। एक्सट्रैक्ट के अंदर जो वर्ड वो यूज करेगा, जो रिक्वायर्ड होगा, वो आपने सेम टू सेम लिखना है, उसको ना कम करना है ना ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगुलर वर्ड बोला है तो सिंगुलर ही लिखना है, अगर प्लूरल बोला है तो प्लूरल ही लिखना है। ठीक है। तो ये चीजें बड़ी आगे जाके आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद भी आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी चीजों को ख्याल रखना है। एक दफा गलती हो जाए, 2 दफा जो निकल, जब थर्ड से फोर्थ पेपर आप अटेम्प्ट अपना कर रही हो, मॉक टेस्ट कर रही हो या प्रैक्टिस टेस्ट कर रही हो, तो उसके अंदर ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एग्जैक्ट फ्रेज लिखनी है जैसे आप लिसनिंग के अंदर सुनते हैं। ठीक है। होwever द क्वेश्चन में बी पैराफ्रेज एंड यू मे नॉट हियर द पर्टिकुलर सेक्शन वर्ड फॉर वर्ड। आप ऑडियो के अंदर जो बात चल रही होगी वो डिफरेंट तरीके से बता रहा होगा, और जो पैराग्राफ जो राइटिंग के अंदर लिखी हुई है वो डिफरेंट तरीके से लिखी होगी। इसको आसान लफ्जों में स्टूडेंट्स को मैं ऐसे बताता हूँ कि लिसनिंग जो ऑडियो चलती है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, जैसे आम इंसान दो बातें कर रहे होते हैं ना, जिसमें वो इरेगुलर जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो नॉर्मल लेल मैन लैंग्वेज वाले वर्ड्स होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जो सर पेपर पे, इसमें मैं एक एक हाँ एक जी, एग्जांपल देना चाहती हूँ। आज मैंने पेशेंट को बोला आई विल शिफ्ट यू टू द वार्ड। उसने हाँ कहा व्हाट वार्ड? मैंने कहा हाँ, वार्ड। कहता है यू मीन टू से वॉर? मैंने कहा नो वॉर, आई वांट टू शिफ्ट यू टू द वार्ड। कहता है यू मीन टू से रूम? मैंने कहा हाँ, यस, आई वांट टू शिफ्ट यू टू अनदर रूम। तो ओके वो ठीक है। लेमैन इज रूम एंड फॉर अस इट्स वार्ड। वाह, सॉरी वेरी बट आप, गुड, वेरी हाँ गुड जी, स्टूडेंट। तो ये मैंने आपने डिफरेंशिएट देखा किया। कि जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं तो अगर हम पेशेंट्स को एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी और एग्जैक्ट मेडिकल वर्ड यूज कर रहे हो तो उनके लिए समझना वो मुश्किल होता है। इसलिए जब आप ऑडियो भी सुनेंगे तो उसके अंदर जो डॉक्टर पेशेंट के साथ बात कर रहे होंगे उनकी जो कन्वर्सेशन होगी वो लेमैन कन्वर्सेशन होगी। ठीक है। वो डिफरेंट, उसके लिए उन्होंने वर्ब्स और सेंटेंसेस यूज किए होंगे। और जो आपको पेपर मिलेगा जिसके अंदर आपने फीलिंग करनी होगी उसके अंदर डिफरेंट टाइप से उन्होंने सेंटेंस और वर्ड्स लिखे होंगे, ताकि आपने, और यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। ठीक है। लिसनिंग ए सबसे मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपने खुद से लिखना होता है। ठीक है। आपने आंसर ऑडियो में से पिक करना है और सारा आंसर आपने खुद से लिखना है, जिसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक पहली बात आप पिक नहीं कर पाई, आप किसी वर्ड को पिक नहीं कर पाई। ठीक है। सेकंड बात क्या है, आप पिक कर लिया लेकिन आपने वर्ड गलत लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। थर्ड क्या होगा कि आपने आधा वर्ड लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने जो रिक्वायर्ड वर्ड थे वो 2 से 3 थे, लेकिन आपने सिर्फ कोई एक वर्ड लिख दिया तो वो आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। या एक वर्ड रिक्वायर्ड था और आपने 2 से 3 लिख दिया तो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए लिसनिंग ए के अंदर बड़ा केयरफुली ईजी होता है।
इजी इन अ सेंस कि जो ऑडियो में इतनी टफ नहीं होती, उसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस और आपकी जो आपको जो बेसिक टिप्स होती हैं पेपर को सॉल्व करने की, उसको आप अडॉप्ट नहीं करते, तो ये बहुत मुश्किल पेपर भी बन जाता है। ठीक है। और आपने वो चीज डिसाइड करनी है, फ्रेज जो फिट इन इन द ब्लैंक बेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब ये चीजें होती हैं। अब देखें, जब आप सेंटेंस को देखेंगे खाली जगह जहाँ पे लिखी होगी, मैं आगे जाकर आपको पेपर भी दिखाऊंगा, तो उधर आपने देखना है यहाँ पे खाली वर्ब आना है या खाली नाउन आना है या एडजेक्टिव आना है या एडवर्ब आना है। ठीक है, वो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जब पता होगा ऑलरेडी, अगर उस सेंटेंस के अंदर वर्ब कहीं लिखा हुआ है तो इट्स मीन यहाँ पे कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है। और ये चीजें जब आपको पहले से पता होंगी तो फिर आप एग्जैक्टली वही वर्ड लिखेंगे जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। और अच्छी चीज एक इसमें लिसनिंग पार्ट ए में ये है कि यू विल नॉट बी पेनलाइज फॉर स्पेलिंग मिस्टेक इफ द मिस्टेक्स आर माइनर एंड डू नॉट चेंज द मीनिंग। मतलब फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, उसका मीनिंग सेम रह रहा है, तो वो उसके आपको नंबर आपके नंबर नहीं काटेगा। फॉर एग्जांपल अगर डबल एल आना है तो आपने एक एल लिख दिया, डबल एस आना है तो आपने एक एस लिख दिया, तो भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। बाकी जो यूके बेस आपकी इंग्लिश है, आपने कोशिश करना है कि वो वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कुछ वर्ड्स जिस तरह यूके के जो होते हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक डिफरेंट होती है, और यूएसए में उनकी स्पेलिंग मिस्टेक और उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। तो ठीक है, आपने प्रैक्टिस वो करनी है जो यूके बेस वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे जिसमें वो आई एन फॉरेन है, फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन के अंदर वो नहीं लगाते, ई नहीं लगाते। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो यूके वाले उनको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। जैसे कौन सा वर्ड है मेरे जहन में आ जाए। ओके, डोंट नो व्हाई मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक, आपको कुछ याद आ रहा है? आई एम सॉरी सर, मैंने नहीं सुना, बीच में कॉल आ गई थी, अब फिर अच्छा, बोलिएगा मैं जरा कह रहा हूँ दोबारा। कि जो यूके बेस वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह यूके में स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं कुछ, जिस तरह ऑरेंज के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो यूएसए बेस वर्ड्स हैं वो नहीं लिखने, आपने यूके बेस जो स्पेलिंग होते हैं वो लिखने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इफ द सेम वे इफ यू स्पेलिंग इज टू डिफरेंट, अगर आप स्पेलिंग टोटली डिफरेंट कर देंगे, ठीक है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो भी आपके जो है नंबर वो कट जाएंगे। ठीक है, आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब एक ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पेपर आपको नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, इसमें अब ये देखें, आज जो आपको मैं टिप बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ना, ये जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट वन लिखा हुआ है और यहाँ तक लिखा हुआ है, कंप्लीट द नोट विद अ वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज। शॉर्ट फ्रेज का मतलब है एक दो या तीन वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने रीडिंग के अंदर भी बताया था, रीडिंग ए के अंदर, कि फ्रेज के अंदर तीन वर्ड से ज्यादा वर्ड नहीं आते, कोई भी आंसर तीन वर्ड से ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यू हैव नो 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स वो हमें खुद देते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये कोई 15 सेकेंड्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन वो बोलता है। ठीक है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट वन से लेके शॉर्ट फ्रेज तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ ये वाली होती है जो लिखा हुआ है फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट, या राइटर का नाम लिखा होता है या कोई डिजीज लिखी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ राइटर का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कंसल्टेंट का नाम लिखा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जब ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ऑडियो स्टार्ट होती है, तो आपके लिए सिर्फ जानना ये जरूरी है कि ये कौन सा कंसल्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो नीचे ऑप्शंस हैं वो कौन सी डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये फिजियोथेरापिस्ट है, अगर आप सिर्फ इसको नोट कर लें और बाद में जैसे ऑडियो चल रही है आप उस ऑडियो को सुनने की बजाय आप अपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाएं। ठीक है, क्योंकि जो लिसनिंग पेपर है वो है प्रिडिक्शन का पेपर। इसका पेपर है प्रिडिक्शन का, आपने प्रिडिक्शन करनी है ऑडियो जब चलती है उससे पहले कि कौन सा वर्ड आना है। ठीक है, तो उस प्रिडिक्शन में पहली चीज क्या होती है कि आपने, जब आपको ये 30 सेकेंड यहाँ पे हो गए, 15 सेकेंड यहाँ पे हो गए, फॉर एग्जाम्पल 45 सेकेंड आपको मिल रहे हैं लिसनिंग ए के अंदर, तो अब 45 सेकेंड्स के अंदर आपने क्या करना है कि ये जो 12, ठीक है, 12 आपके जो खाली जगह है आपने प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, इनको आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है बैक इंजरी सस्टेन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये लिफ्टिंग लिखा हुआ है और बैक इंजरी सस्टेन लिखा है, तो लिफ्टिंग कौन सी चीज़ है, कोई अब कोई चीज़ होगी, ठीक है, जिसको लिफ्ट करते होगा तो उसको बैक इंजरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नाउन आना है, ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताई थी कि अगर आपको उनकी वर्ब की और नाउन की पता होगा प्रॉपर कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, तो आपको ये प्रेडिक्शन करना आसान होगी, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेडिक्शन करना आपके लिए आसान होगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना है, कि यहाँ पे वर्ब आना है, कि यहाँ पे एडवर्ब आना है, ठीक है। तो आपके पास कितने सेकंड है, 45 सेकंड है, जिसके अंदर आपने प्रिडिक्शन करनी है 12 की, ठीक है। अगर आप 12 को डिवाइड करें 45 पे तो ये ऑलमोस्ट आपके 4 सेकंड बनते हैं, ठीक है। अब 4 सेकंड के अंदर, नहीं 3 पॉइंट, हाँ चलिए 4 कर लें इसको, ठीक है। 4 सेकंड बनते हैं आपके कि जिसके अंदर आपने प्रिडिक्ट करना है कि हर को पढ़ के देखना है कि यहाँ पे आंसर क्या आना है, ठीक है। तो मोस्टली इतने प्रेशर टाइम के अंदर आप सारी जो भी आपकी खाली जगह है उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम कम होगा कि आपका विद इन नो टाइम आपका टाइम जो है ना गुजर जाएगा, और आपको लगेगा मैंने भी सारे नहीं पढ़े, ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, उसकी टिप क्या है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहली खाली जगह है, ठीक है, आप इसको छोड़ दें, और जो आखिरी खाली जगह, ठीक है, पहली दो और आखिरी दो, ठीक है, आपने क्या करना है, जो जो 45 सेकंड मिलने हैं आपको, इन 45 सेकंड्स के अंदर आपने इन चार खाली जगहों को गौर से नहीं देखना, आपने सिर्फ फिजियोथेरापिस्ट का नाम पढ़ना है, आपने इधर से देखना है ये राइट हैंड्स का लिखा हुआ, ठीक है, बस आपने आगे 3 पे आ जाना, ठीक है। तो 45 सेकंड्स के अंदर आपने 8, ठीक है, 8 खाली जगह को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन में क्या कर सकते हैं आप कि जब आपको 45 सेकंड के अंदर 8 आपने करनी है, तो आप 3 से शुरू करेंगे, आप इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है पेन डिस्क्राइब्ड एज, तो यहाँ पे पेन को डिस्क्राइब किया गया है, इट्स मीन कि पेन अगर काम है, पेन एक चीज हो रही है, तो पेन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे कोई एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो आपने जब इधर खाली जगह, तो आपने अपने जहन में सोच लेना, यहाँ पे कोई छोटा सा लिख भी सकते हैं एडीवी, एडीवी आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। और एडवर्ब किस तरह का हो सकता है, पेन को डिस्क्राइब करने के लिए पेन शूटिंग होती है, क्रॉनिक होती है, क्यूट होती है, स्टनिंग होती है, जैसी स्टिंगिंग होती है, जैसी भी टाइप्स होती है, इस तरह की कोई टाइप आ सकती है, ये प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मीन 8 सेकंड है आपके पास इन सबको प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। अब 8 सेकंड के अंदर आपके पास आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, तो इस दौरान आपने अपनी स्किल को डेवलप करना है कि हर खाली जगह से एक जो खाली जगह है को उसको आप प्रेडिक्ट करने के लिए उसको पढ़ के कि इसके अंदर आंसर कौन सा आना है। आपके पास 8 सेकंड है, और 8 सेकंड के अंदर आपने इतना अपने आप को शार्प करना है, तेज करना है कि आप प्रिडिक्ट कर सकें इसके अंदर आता क्या है, ठीक है। अभी तक हम प्रिडिक्शन के अंदर है कि हमने जब आंसर पढ़ते लिख, अभी ऑडियो स्टार्ट नहीं हुई, हम पहले ही उसको प्रिडिक्ट करें कि यहाँ पे आना क्या है। इसी तरह वन बाय वन हम सारा इसको देख लेंगे, ठीक है। तो जब ऑडियो आपकी चलेगी, ठीक है, तो आपकी जो पेंसिल है, जो लेड पेंसिल है, जैसे ऑडियो चली, फॉर एग्जांपल उसने पेशेंट का नाम लिया कि हेलो यू आर मिस्टर रेस हैंड, अब जब उसने मिस्टर रेस हैंड का नाम लिया तो आपकी पेंसिल यहाँ पे होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मैं फिजिकली एकेडमी में पढ़ाता था तो मैं देखता था कि स्टूडेंट्स की पेंसिल ऐसे हवा में होती थी और वो देख रहे होते थे पेपर को, ठीक है। अब जब पेंसिल आपकी हवा में है, तो आप किसी भी टाइम जो है ना, आप ऑन ऑफ द वे जा सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑडियो चल कहाँ रही है, ठीक है। ऑडियो से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑडियो के साथ अटैच रहने के लिए आपने क्या करना होता है कि आपने पेंसिल अपनी उस जगह पे रखनी है जहाँ पे ऑडियो चल रही हो, ठीक है। और मीन, ठीक है, चूंकि आपने पहली दो खाली जगह को नहीं देखा था, प्रिडिक्ट नहीं किया था, जैसे ऑडियो चल रही है आप फौरन इसके नीचे लाइन लगाएं, ठीक है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेपर के ऊपर, आपके मार्क्स नहीं करते इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक इंजरी का जिक्र कर रहा है, लिफ्टिंग का जिक्र कर रहा है, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है कि पहले दो वर्ड को जब यहाँ पे ऑडियो चल रही है, अब जब आप देखें कितना गैप आ गया, 1 2 3, यहाँ पे 3 फ्रेजेस गुजरेंगी, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास टाइम है कि जब ये ऑडियो चल रही है तो आप यहाँ पे देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी टाइम डिवीजन, आपने टाइम डिवीजन कैसे करनी होती है लिसनिंग ए पेपर की, ठीक है। जो स्टेप्स आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो स्किल आपको इधर मैं बता रहा हूँ, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप 5 6 7 8 पेपर कर लेंगे इस तरह लिसनिंग के, तो फिर आपको ये नॉर्मल लगना लग शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज क्या है, जब आप ऑडियो चलती है,
सॉरी ऑडियो चलती है तो आपने सिर्फ फोकस किस पे करना है, फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके 15 सेकंड इधर से बचेंगे, 30 सेकंड आपको इधर से मिल जाएंगे, तो 45 सेकंड्स के अंदर आपने क्या करना है, 8 खाली जगहों को प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे आंसर क्या आना है, यहाँ पे वर्ब आना है, एडवर्ब आना है, नाउन आना है, किसी चीज का नाम आना है, किसी मेडिसिन का नाम आना है, जो भी आपको लग रहा है उस वक्त आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रिडिक्शन जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वो 15 सेकंड देते हैं, ठीक है। ये ऑडियो जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपकी ये 5 सेकंड सॉरी देते हैं, तो आपकी ये दूसरी ऑडियो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही चलती है, तो उसकी भी आपने ऐसे ही प्रेडिक्शन करनी जैसे आपको मैंने इसका सिखाया, ओके। तो ये तो होगी आपकी प्रेडिक्शन, आपकी टाइम डिवीजन। लिसनिंग ए पेपर होता कैसा है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे 1 और 2, हर दोनों टॉपिक डिफरेंट होंगे, 15 12 12 क्वेश्चंस होंगे, 30 सेकंड आपको मिलते हैं, 30 सेकंड को आपने 45 सेकंड बनाना है, और उन 45 सेकंड्स के अंदर आपने क्या करना है कि इनके अंदर प्रिडिक्शन करनी है। पहली 1 2 आप छोड़ सकते हैं क्योंकि जब आपकी ऑडियो स्टार्ट होती है तो आप तब भी उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और मीनवाइल जब मिड में भी आपको टाइम मिलता है तो लास्ट की भी प्रिडिक्शन आप तब कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सर एक प्रिडिक्शन, सवाल। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। सर सॉरी, आपने फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ने को क्यों बोला है? आपने कहा आप डायरेक्टली थर्ड पे आएंगे, तो अच्छा हम फर्स्ट स्कूल तक अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। वो मैंने इसलिए बोला बेटा, देखो पता क्या है, आप जब फर्स्ट पेपर करेंगे ना तब आप देखेंगे कि आपको जो 30 सेकंड मिल रहे हैं उन 30 सेकंड को हमने पहले बनाया 40 सेकंड, ठीक है, 45 सेकंड, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करके देखें शुरू में स्पेशली, तो आप 45 सेकंड्स के अंदर 12 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं एक टाइम पे, आप अगर नो डिवाइड सर, करें। यू कैन ओनली हाईलाइट द स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है जी, दोबारा पूछे। सर हम प्रिडिक्ट हम उनको पढ़ नहीं सकते प्रॉपरली, बट ओनली जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, जैसे फर्स्ट वाले में बैक इंजरी सुस्टेन, सेकंड वाले में लुक पेन लोकेशन, हम्म पेन की डिस्क्रिप्शन, वो जो ऑडियो में बोल रहा है उसको सुन के जो उसमें पेन की वो डिस्क्रिप्शन बताएगा, हम्म वेयर एज आई वाज हैविंग अ डल पेन डेली, तो हम हम्म वो डिस्क्रिप्शन में डल पेन लिख सकते हैं हम्म। इस तरीके। बट सर, एक्चुअली मैंने कोशिश की थी लिसनिंग को ना वो करने की, अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने की ऑनलाइन, अच्छा। तो उसमें भी मैं ये कंफ्यूज थी, ये जो हमारे पॉइंट्स है उसमें जो ये आगे सर ये वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, क्या लिख रहे नंबर्स, ये नॉर्मली लोग फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कोई सेंस है इनका? देखें, 1 2 3। अच्छा, ये इसका मतलब है कि जो ऑडियो जब चलेगी तो पहला आंसर, जो पहले वर्ड आएगा ना आंसर का, वो जो ऑडियो का, तो जो पहला आंसर आपने यहाँ पे लिखना है, जो ये रिक्वायर्ड है। दूसरा वर्ड का आंसर आपने यहाँ पे लिखना है, तीसरे वर्ड का आंसर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस वाइज चलेगा ये। नंबरिंग ऑडियो डिफरेंस चलेगी, है और इसमें। ऑडियो चलेगी, और ऑडियो में सीक्वेंस वाइज आपने आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर आप 2 और गुजर जाएगी, तो अगर आप 2 पिक नहीं कर पाए तो इस मतलब आप आपने 3 पे मूव हो जाना है, ठीक है। दोबारा 2 का आंसर नहीं आएगा, 2 का आंसर गुजर गया। ये नंबर इसलिए लिखे होते हैं ताकि ये पता चलता है कि अच्छा मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बात कर रहा है कि मेंशन इनएबिलिटी एट द, आप फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग की बात कर रहा है क्योंकि किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि अगर आपने इसका आंसर नहीं लिखा तो ये तो गुजर गया 2 3। ऐसा भी होता है कि आप अगर थोड़े से भी लेजी हो जाओ, ऑडियो चले, आप पिक ना करो, तो वो विद इन नो मिनट, विद इन अ मिनट वो 4 पे भी पहुंच जाता है। या सर ऐसा, लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो और डायरेक्टली थर्ड पे आ जाओ, तो ऐसे तो हम भूल जाएंगे फर्स्ट और सेकंड पे क्या नहीं, था। आप देखो, देखो मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस की है और मैंने एक्सपीरियंस किया। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा बताइए। हूँ कि आपके पास 12 क्वेश्चंस को देखो, आप कह रहे हो कि खाली हम इसको देख लेंगे, आप इससे खाली देख तो लेंगे लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि इसके अंदर लिखना क्या है। जी मैं सर। आपको चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 45 सेकंड के अंदर, प्रिडिक्शन टोटल क्या होती है। एक प्रिडिक्शन होती है कि आप पढ़ते हैं ये लिखा गया है, जैसे पेन लोकेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। और पेन लोकेटेड इन, इधर यहाँ पे कुछ साइट आएगी, कोई नाउन आएगा, ठीक है। आप इधर पेंसिल के साथ साइट लिख ले, यहाँ पे मैंने कुछ साइट हम्म लिख ली है। अगर अपने दिमाग में याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब आप ऑडियो चल रही होती है, आप जब इस पे पहुंचेंगे और आपकी पेंसिल यहाँ पे पहुंचेगी तो आपको पता होगा यहाँ पे मैंने कुछ साइट नोट करनी है, ऑडियो में जो साइट का जिक्र होगा वही साइट मैंने तो लिखनी है। हम्म ऑडियो में जो पेन को डिस्क्राइब, यहाँ पे जब मैं लिख दूंगा कि पेन को कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब है, तो मुझे पता होगा जो पेन में कोई एडवर्ब का जिक्र। अच्छा पहली बात ये है कि ये जो प्रिडिक्शन है ये आपने इसको पहले, अभी तो अभी ये आपने इसको डेवलप करना है कि आप प्रिडिक्ट सही कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे। जब आप पीटीए करेंगे ना लिसनिंग का, तब आपको ये भी समझ आएगी कि आपने प्रिडिक्शन कैसी की थी,
ठीक है। जैसे रीडिंग में हम क्वेश्चन चूज करते हैं और आंसर गलत निकल आते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा क्यों गलत निकला है, सही क्या थी, क्या गलती की थी मैंने, कौन सा मैं पैराग्राफ नहीं चूज कर पाई सही तरह, या मैं कौन से कीवर्ड को नहीं समझ पाई। इसी तरह यहाँ पे भी कीवर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आना है। सबसे पहले देखिए, अभी आप नंबर्स को छोड़ दें कि आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं, ये बेटा ये बहुत बड़ी एक ना लोगों की मिस्टेक है। जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं, वो पिक कर लेते हैं नो डाउट। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं नंबर कैसे आएंगे, नंबर को इम्प्रूव कर, वो स्टेप्स और स्किल्स को नहीं सीखते। ठीक है। जब आप स्किल को और स्टेप्स को सीखते हैं ना, तब आपको आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएंगे, क्योंकि आपको प्रोसेस पता चल गया। प्रोसेस ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब ऑडियो चलती है ना, तो आपके पास टाइम होता है कि आप जल्दी से इसको पढ़ लो। मेरी बात समझ आई? क्योंकि फौरन ही ऑडियो चलते सार ये आंसर नहीं इसका आ जाना, ये मेरी बात याद रखना। 5 to 10 सेकंड्स लग जाते हैं ऑडियो की पहला आंसर आते आते, ठीक है। इट्स मीन कि जैसे ही ऑडियो चली यहाँ पे, जब उसने बोला कि नो यू हैव 30 सेकंड्स, जब 30 सेकंड्स खत्म हुए तो आवाज आती है टू, जैसे टू की आवाज आई, तो आप जहां पे भी हो, 9 पे हो, 8 पे हो, आपने छोड़ के फौरन 1 पे आ जाना है। मेरी बात समझ आई? जब तक टू होना है, इट्स मीन के 45 सेकंड्स वो गुजर गए हैं, अब 45 सेकंड्स के बाद आप फौरन 1 पे आ जाओ। तो जितना टाइम आपको मिलेगा, 5-10 सेकंड, इसके अंदर आप पहले दो को देख सकते हो कि इसके अंदर क्या आना है। जैसे यहाँ पे आप देखो ऑन द वे लिखा हुआ है, ऑन द वे ऑफ इज लेफ्ट हैंड, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पाथवे आना है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई वर्ब आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आप प्रिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे किसी का नाम आना है, किसी डॉक्टर का, किसी फिजियोथेरापिस्ट का, या किसी भी पेन स्पेशलिस्ट का, कोई भी आ सकता है नाम, ठीक है। अब ये देखिए, जब उसने जेक वेंटर और स्किन लीजन का बात कर रहे हो ना, उसी दौरान आप ये दो पढ़ सकते हैं, 13 और 14। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब आपको आपके पास आप थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होके 3 से लेके 8 तक, जब है 10 तक, सॉरी, 3 से लेके 10 तक आप जब प्रिडिक्शन अच्छी कर लोगे, प्रिडिक्शन करने के स्टेप क्या मैंने आपको बताए हैं, वो आगे जाके आपको मैंने बतानी है भी स्ट्रेटजी, सॉरी। तो प्रिडिक्शन की स्ट्रेटजी जब हम जिक्र जिक्र करेंगे, वो तब आपको और इजी लगेगा। पहले आपने प्रिडिक्शन करना सीखना है, और आपने 45 सेकंड के अंदर 8 को प्रिडिक्शन करना सीख ली ना, हो सकता है एग्जाम के अंदर आप 12 की 12 कर लो। एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस नहीं होती, चीजों का पता नहीं होता, तो इसलिए वो मुश्किल भी बन जाता है। ओके। तो पहली चीज आपको ये बताई गई है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहले एक और दो होते हैं, वो आप तब भी पढ़ सकते हैं जब आप टू की आवाज आती है और उसके बाद आपका पेपर शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहले दो छोड़ने को बोला है, और लास्ट दो आप पढ़ सकते हो। अगर आप देखो 45 सेकंड के अंदर आपने 10 कर सकते हो कवर, तो कर लो, वो तो स्पीड पे है, अंडरस्टैंडिंग पे है। कुछ लोग होते हैं, वो जैसे पेन लोकेटेड लिखा हुआ है, तो विद इन 2 सेकंड उन्होंने पढ़ लिया इसके अंदर क्या आना है, पेन डिस्क्राइब्ड है, विद इन 2 सेकंड उन्होंने पढ़ लिया। ये आसान भी होते हैं ना कुछ, और कुछ मुश्किल भी होते हैं, जैसे ये मेंशन इनएबिलिटी, अब ये थोड़ा लेंथी है, इसको समझने में और इधर प्रिडिक्शन करने में 4-5 सेकंड 6 सेकंड भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, और आपकी अपनी पर्सनल स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, कि एक वर्ड पढ़ते सारी आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे क्या लिखाना है। तो अगर पहले से आप शुरू करते हैं, तो आपका टाइम प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग के अंदर, कि मैंने 30-40 सेकंड के अंदर मैंने 12 के 12 करने। तो जब आप दो आपके आप छोड़ देते हो, पहले दो स्पेशली, तो आपको ना, आप मेंटली थोड़ा रिलैक्स, उस वक्त थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा रिलैक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास एक एक्सेप्शन होती है कि मेरे पास टाइम इतना, मैंने हर क्वेश्चन को इतना टाइम देना, 6 सेकंड देने, 7 सेकंड देने। तो 6-7 सेकंड देना आसान लगता है। 2-4 सेकंड तो आपको सोचते सोचते गुजर जा रहे हैं कि इधर आना क्या, तो मैं पढ़ते पढ़ते इस टाइम ऐसे गुजरना एग्जाम के अंदर, जब आप रियल एग्जाम भी करेंगे और प्रैक्टिस में भी करेंगे। इसलिए मैंने टाइम डिवीजन को जरा आसान कर दिया आपके लिए, मैंने खुद भी ऐसे प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप पहले दो और लास्ट दो छोड़ देते हैं, वो आप एग्जाम के अंदर भी जब आप पेपर करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप देख लेते हैं 10 और 11 को एक दो दफा के यहाँ पे क्या लिखा है। लेकिन स्टिल अगर आपको इससे अच्छी कोई लगती है प्रिडिक्शन की टाइम मैनेजमेंट, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको भी क्रॉस चेक कर लेंगे कि अगर वो ठीक है तो आप उसी को कर लें। लेकिन ये तो वो है जो मैंने सीखी है, टीचर से भी सीखी है और खुद भी इसको यूज की है, ठीक है। चलें, अब हम स्ट्रेटजीज पे मूव करें। यहाँ तक पेपर की समझ आ गई है ना, पेपर आपने वैसे पहले भी देखा होगा, पेपर की आपको समझ आ गई कि पेपर ऐसा होता है, ऐसे ही है। हेलो। यस सर। चलें, अब हम स्ट्रेटजी सीखेंगे कि प्रिडिक्शन कैसे करनी, क्योंकि ये प्रिडिक्शन का एग्जाम है, तो हमने स्ट्रेटजी सीखनी है कि हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी है, प्रिडिक्ट द आंसर बाय लुकिंग एट द वर्ड डायरेक्टली बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि जैसे आप ये देख रही हैं,
ठीक है। अब ये देखें, ये खाली जगह बंद, यहाँ पे स्टेज 5 लिखा है और यहाँ पे डायग्नोज 2 ईयर लिखा है। ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि आप क्या करते हैं कि आप जो खाली जगह से पहले वर्ड लिखा हुआ है और खाली जगह के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको पढ़ते हैं और गैस करते हैं कि इसके अंदर क्या आ सकता है। और आपकी जो ऑडियो के अंदर जो आती है ना कन्वर्सेशन, वो भी सेम टू सेम ही आती है, आपको पिक करना इजी होता है। ठीक है। अब मैं ऑडियो प्ले करूंगा, आप इसको देख लें। हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बिगिन डायलिसिस लिखा हुआ है, डायलिसिस कब बिगिन होते हैं, और यहाँ पे स्टेज 5 और डायग्नोस 2 ईयर। आपने आंसर लिखने, अगर आपको पास पेंसिल है तो आप उसको राइट डाउन करना, अगर आंसर आपको समझ आए। ठीक है, मैं ऑडियो प्ले करने लगा हूँ। Paper. Hello, it's nice to see you, Mr. Kelly. Oh, hello. It's nice to see you as well. So today, it's a routine appointment. So, how is everything going, Mr. Kelly? Not so great. I'm sorry to hear that. Are you having problems with your stage 5 chronic kidney disease? You were diagnosed 2 years ago, is that correct? Yeah, that's... जी, क्या आंसर है? क्रॉनिक किडनी डिजीज। शाबाश, देखा। अब आपने देखा कि अगर आपने नोट किया हो, ये ओईटी के पास पेपर में से कोई एक पेपर है, जैसे आपने नोट किया हो कि सैथ कैली से लेके क्रोनिक किडनी डिजीज तक कितना टाइम लगा है। काफी मतलब सेंटेंसेस बोले ना उसने। तो इस मीन के जो यस। पहले एक दो होते हैं आपको टाइम मिल जाता है उसको समझने के लिए, जैसे स्टेज 5 और डायग्नोस। अब स्टेज 5 और डायग्नोस के दरमियान इसने बोला क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, ऑडियो कंटिन्यू में करता हूँ। Right. I'm being seen at the Advanced Chronic Kidney Disease Clinic for my renal problems. I recently decided to have hemodialysis. In general, things are going okay with that. हाँ जी। What's the अब सेकंड में आंसर क्या था, पिक किया? इन जनरल। इन बिगन डायलिसिस इन जनरल, यहाँ तो कोई टाइम फ्रेम आएगा ना। टाइम फ्रेम को डिसाइड करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था पर सबसे? अभी तक वो टाइम फ्रेम उसने नहीं किया, उसने अभी यही कह के इन द बिगनिंग इन जनरल, और उसके बाद आपने बंद कर दिया। उसने कहा था, अभी से चले मैं टाइम। दोबारा दोबारा प्ले कर देता सॉरी सर। I recently decided to have hemodialysis. In general, things are going okay with that. Is that correct? Yeah, हूँ। that's right. I'm being seen at the Advanced Chronic Kidney Disease Clinic for my renal problems. I recently decided to have hemodialysis. जी, उसने क्या बोला? रिसेंटली। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? रिसेंटली। अब टाइम से। रिसेंटली टाइम को डिसाइड कर रहा है। बिगिन डायलिसिस रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब था अभी से। इस तरह करके ना ओईटी जो ना वर्ड्स देता है, आपने बड़ी क्लोजली और उनको कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना था? रिसेंटली। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आपने सेकंड टाइम पिक कर लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक चले, यू। तो एक स्ट्रेटेजी क्या है कि जो सेंटेंस से खाली जगह से पहले और खाली जगह के बाद लिखा होता है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ऑलमोस्ट होता है। जैसे यहाँ पे रिसेंटली हेमोडायलिसिस लिखा था और वहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीजेस लिखा था, तो आपको आंसर पिक करना आसान था। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्ट्रेटेजी 1। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज आंसर आया और रिसेंटली इसका आंसर है। अब सेकंड स्ट्रेटेजी कौन सी है आपकी? ठीक है, सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने बी प्रिपेयर टू हियर अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन द सेंटेंस, सॉरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम था, जैसे इसने स्टेज 5 बोला, फिर इसने क्रोनिक किडनी डिजीज बोला और 2 years बोला। इट्स मीन के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, बिगेन डायलिसिस, रिसेंटली डायलिसिस, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आगे पीछे ही सेम है। अब सेकंड स्ट्रेटजी में क्या है कि आपने जहनी तौर पे तैयार रहना है कि जो ऑडियो है मोस्ट प्रोबेबली वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, और पैराग्राफ जो आपका आंसर जहाँ पे ऑप्शन लिखना है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी करते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पे एग्जांपल 2 के अंदर उसने लिखा हुआ है फीलिंग, ठीक है, डैश एंड वेरी इम्पैक्टिंग सोशल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे सोशल लाइफ लिखा हुआ है और फीलिंग लिखा हुआ है और वेरी लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकंड के अंदर क्या है कि इज नॉट अफेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने, आपके पास टाइम है कि आप इसको प्रिडिक्शन के अंदर देख सकती हैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है, कौन सी चीज इफेक्ट नहीं हुई।
हो सकता है वो डायरेक्टली अफेक्ट अफेक्ट वर्ड यूज ना करे, हो सकता है वो फीलिंग के लिए एग्जैक्ट वो वर्ड यूज ना करे, वो कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज कर ले, ठीक है, डिफरेंट वर्ब यूज कर ले, कोई डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर यूज कर ले, ठीक है। तो आपने इस चीज के लिए क्या करना है, तैयार रहना है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं ऑडियो प्ले करूंगा ताकि आप इसका भी आंसर आपने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। ऑडियो चलेगी, आपने गौर से सुनना है और आंसर इसका पिक करना है, ठीक है जी। ऑडियो में स्टार्ट करने दो। रेडी। This is a benchmark education solution sample test paper. So tell me, how are you feeling? I've been feeling very tired recently to the point of weariness. Okay. Any problems with your memory? No, not that I can think of. The tiredness mostly affects my social life. हाँ जी जी, पिक किया, टायर्ड। पिक किया। हाँ जी, पहले के अंदर आपने क्या किया, टायर्ड फीलिंग टायर्ड। टायर्ड, और सेकंड के अंदर द चलिए टायर्ड इज हम इफेक्टिंग। दोबारा प्ले कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, आपने गौर से सुनना है अभी। Education solution sample test paper. So tell me, how are you feeling? I've been feeling very tired recently to the point of weariness. Okay. Any problems with your memory? No, not that I can think of. The tiredness mostly affects my social life. The answer. जी, अब बताएं। अब ये क्या किया है, उसने आगे पीछे यूज किया है, ठीक है। आपने देखना है कि द आगे पीछे टायर्ड कौन इज से। इफेक्टिंग हाँ जी, द लाइफ। फीलिंग टायर्डनेस, तो इसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड क्या आएगा। इफेक्टिंग। उसने बोलता है, उसने बोला व्हाट हाउ आर यू फीलिंग, उसने कहा फीलिंग वेरी टायर्डनेस, वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वेरी टायर्ड, टायर्डनेस नहीं आएगा, वेरी टायर्ड आएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा एक दफा ऑडियो को सुन लें, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए बार बार सुन सकती हैं। Tell me, how are you feeling? I've been feeling very tired आई हैव recently बीन फीलिंग वेरी टायर्ड रिसेंटली, ठीक है। to the point of weariness. टू द पॉइंट ऑफ वेरीनेस, यहाँ पे वेरी लिखा है, वहां पे इसने वेरीनेस कह दिया, ठीक है। Okay. Any problems with your memory? अब उसने No, बोला एनी प्रॉब्लम विद योर मेमोरी, ठीक है। उसने बोला एनी प्रॉब्लम विद योर मेमोरी, और वो कहता है not that I can think of. The नॉट tired. आई कैन थिंक ऑफ, ठीक है। मतलब मेमोरी मेरी इफेक्ट नहीं है, उसने डायरेक्टली इफेक्ट वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। उसने बोला मेमोरी मेरी, वो कहता नहीं मेमोरी को कोई मसला नहीं, इस मीन कि मेमोरी इज नॉट अफेक्टेड, यहाँ पे क्या आएगा, मेमोरी सिर्फ आएगा। अब सेकंड स्ट्रेटेजी क्या, सर आपको समझ आ गई। इसमें कोई हाँ जी। यस सर सर इसमें कोई की पॉइंट होता है कि जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है वो पेशेंट की साइड से होंगे या क्वेश्चनर की साइड से होंगे। देखें, इसमें कोई अब वो, अब एक क्वेश्चन है कि उसने कहा कि फीलिंग वेरी डैश, अब ये फीलिंग अपनी कौन बताएगा, पेशेंट। पेशेंट बताएगा, ठीक है। डैश इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है, यहाँ पे वो डॉक्टर से पूछ रहा है कि मेमोरी इफेक्ट हुई है, तो वो पेशेंट कह रहा है नो, उसने मेमोरी का वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन उसकी कोई चीज इफेक्ट नहीं हुई। कौन सी चीज इफेक्ट नहीं हुई, मेमोरी नहीं थी इफेक्ट हुई, तो इसलिए सिर्फ मेमोरी जगह। अच्छा, आपने ना दोबारा इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है।